हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी जा चुके हैं, तो ये जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम द रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भैया देखो ऐसा है कि जब आपके पास एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई, उन्हें हम लोग डिस्कवर करके उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने लग गए, तो जब बात आई कि यार रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला जाए, तो हमने क्या करा, हमने एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड बनाया और उस एलिमेंट को स्टैंडर्ड बना के हमने उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। और वो सब जानते हैं कि वो एलिमेंट कौन सा है, तो वो एलिमेंट है कार्बन 12। अब इसका रीजन क्या है कि कार्बन 12 ही लिया, अगर नाइट्रोजन 14 लेते तब भी काम बन जाता, ऑक्सीजन 16 लेते काम तो तभी बन जाता। तो उसके रीजन है, तो कार्बन 12 आइसोटोप का यूज करने का एक ही मतलब है, क्योंकि कार्बन 12 एक तो ना इसकी अबंडेंस नेचर में ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी बात, ये लो रिएक्टिव है, ठीक है। तीसरी बात, इसका जो मास होता है, अभी आप पढ़ोगे भी, इसका जो मास है वो एक यूनिक नंबर है। उससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे बाकी एलिमेंट के मास को, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द जो नंबर है वो आपका नियरली होल नंबर के आसपास आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे। तो फिलहाल अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ एन एक्चुअल एटम डिवाइडेड बाई, यानी कि रेशियो हो जाएगा मास ऑफ एक्चुअल एटम का, और वो किसका, 1/12 इंटू मास ऑफ द 1 कार्बन 12 एटम। तो मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये है इट इज अ रेशियो ऑफ, it is a ratio of mass of an element, mass of an element, या फिर ऐसे लिखो, मास ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1/12 इंटू में मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक रेशियो है किसका, मास ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन 12 एटम। तो जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखोगे, तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ एन एक्चुअल एटम डिवाइडेड बाई, या मास ऑफ एन एटम लिख सकते थे आप, 1/12, ठीक है ना, इनटू में मास ऑफ 1 कार्बन 12, 1 कार्बन 12, 1 को मैं ऐसे लिख देता हूं, कार्बन 12 एटम, ठीक है ना। ये रहा फॉर्मूला। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक एटम के मास को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास AMU हो गया। AAMU होता है कि नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम का मास कितना है, 23 AMU, कार्बन का मास कितना है, 12 AMU, ठीक है ना। ऐसे ही, और ये जो वैल्यू आप देख रहे हो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, इसी को बेटा बोलते हैं 1 AMU। दिस इज द वैल्यू फॉर 1 AMU। AMU से AMU कैंसिल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, तो बेटा ये यूनिट लेस हो गया, है ना, इसकी कोई भी अपनी यूनिट नहीं है, ठीक है ना। आई होप तुम लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। मैं जरा कलर बदल लेता हूं। देखो ये कहानी है। अब ऐसा है, अब जरा पहले तो ये समझो कि 1 AMU कितना होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस पेज, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो यार, अगले पेज से देखते हैं, ठीक है ना। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, और आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 AMU कितना होता है, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितना होता है, तो अभी मैंने आपको बताया 1 AMU का मतलब होता है 1/12 इंटू में क्या, मास ऑफ 1 कार्बन 12, समझ गए। तो ये हो गया 1/12, ठीक है, इंटू में कार्बन 12 का मास कितना होता है, ये होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23 ग्राम में ऑब्वियसली। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 24 ग्राम। तो ये वैल्यू होती है किसकी, 1 AMU की। इसीलिए बार बार क्या हो रहा है कि जब आप एटम का मास निकाल रहे हो, तो आप वो पूछोगे, क्रॉस क्वेश्चन करोगे कि सर वो किस में निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मान लो मैं कहूँ सोडियम के एक एटम का मास, तो आप कहोगे सोडियम के सर एक एटम का मास होता है 23, तो भैया 23 क्या, 23 ग्राम या 23 AMU। तो आप बोलोगे ग्राम तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं, ग्राम तक तो अभी हम पहुंचे नहीं है। हम कहां तक पहुंचे, 23 AMU तक। तो हमने कहा ठीक है 23 AMU। तो आप ये जो मास बताते हो किसमें बताते हो, एटॉमिक मास यूनिट में। तो आपने बोला सोडियम के एक एटम का मास कितना है, 23 AMU है। हम कह रहे हैं कि नहीं यार, सोडियम के एक एटम का मास हमें ग्राम में बताओ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं सर, 23 को ऐसे रहने देते हैं, और AMU की वैल्यू सामने लिखी है कितनी है, 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम। और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा सोडियम का मास ग्राम में कितना होता है। आई होप तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कार्बन का मास, तो आप कहोगे सर कार्बन का मास बड़ा इजी है, 12, लेकिन क्या 12 AMU में होता है बेटा। या तो तुम एक मोल कार्बन की बात करो, अभी मोल तुमने पढ़ा ही नहीं इसलिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं कह रहा हूं तुमसे कार्बन का मास कितना, 12 AMU। और अगर मैं ग्राम में बताना है कि कार्बन के एक एटम का मास बताओ ग्राम में, तो आप बोलोगे 12 इंटू में 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो।
तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपसे एक एटम का मास पूछा जाए तो ये एक एटम का मास आप जो बताते हो वो एमयू में है, क्योंकि अभी आपने मोल नहीं पढ़ा, आपने अभी ग्राम नहीं पढ़ा, वो अभी इस चैप्टर में आएगा आगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक एटम का मास कितना है तो 23 एमयू या फिर 23 यू बोल सकते हो आप, है ना। एटॉमिक मास यूनिट की 3 यूनिट है, क्या एमयू बोलो, चाहे आप उससे यू बोल दो, या फिर हम डाल्टन में बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, सोडियम का मास 23 एमयू हो गया, ग्राम में निकालना है तो इसकी मल्टीप्लाई एमयू कर दो। 12 कार्बन का मास हो गया एमयू में, लेकिन अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। चलो इसका करो स्क्रीनशॉट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द मास ऑफ वन एटम इज इतना, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 2 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है भाई, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, आप कहोगे सर देखो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है ए इंटू में एमयू, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास, ठीक है ना। और अगर मैं आपको बोलूं ए को ए रहने दो, एमयू को जरा ग्राम में वैल्यू बताओ कितनी होती है, तो 1.66 इंटू 10 टू दी पावर कितना, माइनस का 24 ग्राम। और एटॉमिक मास ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 3.32 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 24 ग्राम, राइट। ये तो अगर आप ध्यान दो तो 1.616 दूनी 32 होता है, यानी पूरा ये 2 ट्वाइस में चला जाएगा, यानी कि यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। नाउ प्लीज मुझे बताओ कि ए क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए होता है मास नंबर, मास नंबर। और मास नंबर किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन के नंबर पे प्लस न्यूट्रॉन के नंबर पे। तो एक तरीके से तुमने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो निकाल लिया, है ना। ए की वैल्यू तुमने ऑलरेडी निकाल ली, ए की वैल्यू कितनी आ रही, 2। ए क्या होता है, ए को कहते हैं मास नंबर, और मास नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो वो तो तुमने वैसे ही फाइंड कर लिया। लेकिन ये एक एलिमेंट में है ना, तो अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन वन एलिमेंट, वन एलिमेंट, तो ये आपने कैलकुलेट करा कितना आया अपने पास, 2 आया है। तुमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है 2 एटम्स में बताओ कितना हो जाएगा, वन एलिमेंट ना लगा के वन एटम लिख लो, है ना, इन वन एटम। अब तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है कि आप 2 में बताओ, 2 एटम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 2 एटम इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 4। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है आइसोटोपिक मिक्सचर। आइसोटोपिक मिक्सचर से पहले मुझे बताओ व्हाट इज आइसोटोप, आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आपको बताया गया है कि आइसोटोप क्या होता है, ऐसे एलिमेंट या ऐसे स्पीसीज या ऐसे एलिमेंट कहेंगे ज्यादा बेटर रहेगा जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। जैसे 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 अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप है, एक होता है हमारे पास 1H1, एक होता है हमारे पास 1H2, और एक हमारे पास क्या होता है 1H3। 1H1 को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन। 1H2 को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ड्यूटीरियम। और 1H3 को हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम, ट्राइटियम, है ना, प्रोटॉन, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक है, ये है क्या, ये हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स है, लिख लो यहां पे, लिखो दोज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स विच हैज, विच नहीं, विच हैज सेम एटॉमिक नंबर, सेम atomic number but has different atomic mass, different atomic mass, या कह दो डिफरेंट मास नंबर, है ना। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, इन्हें हम कहते हैं आइसोटोप्स। आई होप तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखो आइसोटोपिक मिक्सचर का मतलब समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये कोई सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना, एक ही टाइप के एटम से, ठीक है, मान लो इसके अंदर एक ही टाइप के एटम बहुत सारे हैं, अब साइज पे मत जाना, छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन तुम लोग मान के चलो एक ही टाइप के हैं, ठीक ना, ये पूरा जो है एक ही टाइप से बना है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ इसका एटॉमिक मास बताओ कैसे निकालोगे, तो तुम कहोगे सर अगर ये सारे एक टाइप के एटम हैं तो इनका एक का मास मान लेते हैं, मान लो सपोज एक का मास x है और ऐसे इसमें कितने हैं, मान लो 30 पार्टिकल हैं, तो x इंटू 30 है ना, 30x आंसर आ गया, बताओ। लेकिन आइसोटोपिक मिक्सचर क्या है, आइसोटोपिक मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि अब अपने पास एक ऐसा मिक्सचर, जैसे हाइड्रोजन का ले लो, मान लो अपने पास क्या है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन तो है बट इसके अंदर हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप प्रेजेंट है, इसके अंदर 1H1 के पार्टिकल भी हैं, इसके अंदर 1H2 के पार्टिकल भी हैं और इसके अंदर 1H3 के पार्टिकल भी हैं। इसका अगर हम तुमसे पूछें कि कैसे मास निकालोगे, तो बताओ जरा क्या आइडिया है। अगर इस एलिमेंट का जिसके अंदर आइसोटोपिक मिक्सचर प्रेजेंट है उसका तुम मास कैसे निकालोगे, क्योंकि सारे पार्टिकल आइडेंटिकल तो है ही नहीं, किसी का मास 1 है, किसी का मास 2 है, किसी का मास 3 है ना। 1H1 वाले प्रोटॉन हो गए, ड्यूटीरियम हो गए, ट्राइटियम। अब हमें नहीं पता ड्यूटीरियम कितने हैं, हमें नहीं पता ट्राइटियम कितने, हमें नहीं पता प्रोटॉन कितने हैं, तो हम इसका मास नहीं निकाल पाएंगे। हम अब इसका क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। समझ पा रहे हो कि नहीं, अब हम इसका मास कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अब हम इसका निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, कि इसका 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 तीनों का एवरेज मास कितना आ रहा है, क्योंकि अलग अलग एटम प्रेजेंट है, अलग अलग उनका नंबर भी है। आई बात समझ में, इतना नोट करो, फिर पढ़ते हैं इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास। देखो
एवरेज एटॉमिक मास क्या है, जैसा भी अभी आपको मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन हो गया सपोज। अब हाइड्रोजन के अंदर इसके तीनों आइसोटोप हैं, इसके अंदर 1h1 भी प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास 1h2 भी प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास 1h3 भी प्रेजेंट है। अब लेकिन हमें पता नहीं ना कौन कितना प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मास की बात करूं या मैं मोलर मास की बात करूं, यार मास ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मास हो गया एक का मान लो m1, है ना, जरूर तो ना हाइड्रोजन का ही कोई भी हो सकता है। एक का मान लो m2 हो गया, तीसरे वाले का मान लो हो गया m3, ठीक है ना। और इनकी परसेंटेज ऑफ अबंडेंस की बात करें, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस का मतलब क्या हो गया भाई कि कौन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जैसे मान लो m1 वाला जो है वो x1 प्रेजेंट है, m2 वाले जो है वो x2 प्रेजेंट है, और m3 वाले जो है वो x3 प्रेजेंट है। तो अब इस केस में मैंने आपको क्या बोला, अब आप इसका मास नहीं निकाल पाओगे, अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एटॉमिक मास, जिसे हम लोग बोलेंगे m एवरेज। कैसे निकालेंगे, m1 का मास मतलब x1 का जो मास होगा, x1 पार्टिकल है, उसका मास इनटू में कितने पार्टिकल हैं, तो इनटू x1, m1 इनटू x1 प्लस सेकेंड वाले के कितने मास है, सेकेंड वाले का मास हो गया m2 और इसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट है यानी कि x2 प्लस थर्ड वाले का मास यानी कि m3, थर्ड वाले का मास और इनटू उसके कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, और डिवाइडेड बाय, देखो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस क्या है, परसेंटेज का सम तो 100 ही होगा ना, किसी भी चीज का परसेंटेज का सम कितने से निकालते हैं, 100 से। तो या तो आप 100 लिख दो या आप ऐसे लिख दो x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3। अगर यहाँ पे 4 आइसोटोप्स होते तो प्लस x4 भी आता, बट 4 नहीं है। अच्छा, एंड यू नो कि भैया यहाँ पे जो x1 प्लस x2 प्लस x3 है ये परसेंटेज ऑफ अबंडेंस है, तो किसके बराबर होगा, 100 के। तो हमारे पास m एवरेज का एक फॉर्मूला ये भी तो बन जाएगा, क्या, m1 इंटू में x1, m2 इंटू में x2 प्लस m3 इंटू में x3 एंड डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 100। क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3 को क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। बताओ क्या यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं, क्या यहां तक की बात क्लियर है। अगर यहां तक की बात क्लियर है इसे नोट करो और इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो अब अगला अपना है कि आइसोटोप्स ऑफ बोरॉन हमें दे रखे हैं, B10 दे रखा है, B11 दे रखा है, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस निकालनी है, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ अबंडेंस भी गिवन है, सॉरी, हमें निकालना क्या, m एवरेज निकालना है इसके अंदर। तो m एवरेज कैसे निकालोगे बेटा, अभी क्या फॉर्मूला बताया मैंने बताया m1 x1 प्लस का m2 x2 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 कर दो या 100 कर दो, सीधे सीधे क्या फर्क पड़ता है। अब मेरी बात सुनो, ऐसा है यहाँ पे दो ही क्यों लिए, क्योंकि आइसोटोप कितने दे रखे हैं, दो। अगर 3 आइसोटोप लिए होते तो हम इसे प्लस m3 x3 भी करते, 4 आइसोटोप्स होते तो m4 x4 भी करते, बट दिए कितने हैं, 2 ही दे रखे हैं। अब जरा देखना m1 की वैल्यू कितनी है, m1 हो गया तुम्हारे पास 10 इंटू x1 कितना है 20% यानी कि 20, ये m2 कितना हो गया 11 इंटू में कितना बड़ा 80% डिवाइडेड बाई 100। 20 की मल्टीप्लाई 10 से कर लोगे कितना आ जाएगा 200, 11 ठे कितना होता है बड़ा 88 यानी कि एक जीरो बढ़ा दो 880 डिवाइड बाय 100, और 880 और 200 कितना हो गया, जल्दी बताओ, 800 और 200 कितना हो गया 1000, और 1000 में 80 जोड़ो कितना आ जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय कितना चल रहा बड़ा 100, ठीक है। तो यहां से m एवरेज कितना निकल के आया, 2 के बाद पॉइंट यानी कि 10.8, ठीक है ना। ये तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ गया, किसका, बोरॉन का। बोरॉन का जो एलिमेंट है उसके अंदर दो हैं, एक अपने पास B10 प्रेजेंट है आइसोटोप और एक कौन सा है B11। तो हम कौन सा मास लें, हम इसका मास 10 कंसीडर करें या 11 कंसीडर करें, तो हम ना 10 ले सकते ना 11, इसका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा जो कि कितना आएगा 10.8। आई बात समझो तुम लोगों को कि नहीं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट लो या नोट करो। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ, लाओ ये थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या, हाँ देखो दिख रहा है तुम लोगों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एन एलिमेंट m एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म m50 एंड m52 द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर इज 51.7, कैलकुलेट अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोपिक फॉर्म। तो इस समय तुम्हें m एवरेज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आइसोटोपिक फॉर्म दो ही है, तो अपने पास फिर से फॉर्मूला लगेगा m1 x1 प्लस का m2 x2 एंड डिवाइडेड बाय क्या था अपने पास 100। मतलब तुमसे ये कह रहा है कि एक एलिमेंट m है जो दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक m50 में और एक क्या कह रहा है m52 में। अब आपको क्या कह रहा है कि द एवरेज एटॉमिक मास जो है वो तुम्हें दे रखा है, परसेंटेज बताओ, x1 x2 की वैल्यू नहीं दी है, तो हमें क्या पता करना है, हमें x1 और x2 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। m एवरेज को हम कितना लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 51.7 इज इक्वल टू m1 हमें दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है कितना 50, तो ये आएगा 50x1 प्लस m2 कितना दे रखा है हमें 52, तो ये आ जाएगा 52 इंटू x2 डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है 100। अच्छा अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बेटा x1 प्लस x2 ये किसके बराबर होगा 100 के, तो अगर हम यहाँ से x2 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा अपने पास 100 माइनस का x1। तो हम काम करते हैं ना, हम x2 की ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा 50x1 प्लस इधर आ जाएगा 52, राइट, आ जाएगा अपने पास 52, और x2 की वैल्यू कितनी है 100 माइनस का x1 एंड डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है अपने पास 100, ये आ जाएगा अपने पास 51.7। जल्दी बताओ क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है, इसे थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसे इधर ले आओ, देखो पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे आएगा, इस जीरो से एक जीरो उड़ा दो, तो बचा कितना अपने पास 51 7 और एक जीरो इधर ले आओ,
है ना, 5170। और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा 50x1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 52 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे 5200, माइनस का इसकी मल्टीप्लाई x1 से करो कितना आ जाएगा 52x1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप इस वाले को इधर भेज दो, है ना, और इसे ले आओ इधर, मतलब कि 52 वाले को इधर प्लस लेके आओगे तो 52x1, और उसमें से 50 माइनस करोगे तो 52x1 में से 50x1 क्या कितना बचा 2x1, और इसे इधर ही रहने दो, इसे उधर भेज दो, तो 5200 में से 5170 माइनस करो कितना आ जाएगा 30, यानी कि अपने पास यहां से काट दो, 2 की मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 दूनी 30, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी आ गई 15%। अब बताओ टोटल कितना होता है बेटा, परसेंटेज टोटल होता है 100%। अब 100 में से x1 अगर 15% है तो 100 में से 15 गया तो x2 कितना आ गया जल्दी बताओ 85%, है ना। तो ऐसे लिख दो कि x2 कितना होता है, x2 का फॉर्मूला क्या लिखा था तुमने 100 माइनस का x1, तो 100 माइनस x1 कितना अपने पास है 15, 100 में से 15 का कितना आ गया 85%। आई बात समझ में कि नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन लगा पाओगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब इसके बाद से जो चैप्टर है वो कोर चैप्टर स्टार्ट होगा, यानी कि प्रॉपर मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। अभी हमने उसके कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े हैं, अब इसके आगे पढ़ेंगे मोल, फिर मोल की कैलकुलेशन, कितने तरीके से मोल पढ़ सकते हैं, फिर पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूलर मास, ये सब चीजें, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।